नमस्कार बच्चों, मैं प्रभात गुप्ता, प्रवक्ता विपिन बिहारी इंटर कॉलेज झांसी। आज आपको कक्षा 12 में पृष्ठ रसायन के द्वितीय भाग में अध्ययन कराऊंगा ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक तो पहले मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी प्रकार की गैसें सभी प्रकार के ठोसों पर थोड़ी या अधिक मात्रा में निश्चित रूप से अधिशोषित होती हैं। तो कौन कौन से कारक गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करेंगे, उनको क्रमबद्ध तरीके से हम अध्ययन करते हैं। पहला कारक है गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति। अब दो तरीके की गैसें पाई जाती हैं। पहले तरीके की गैस वो गैसें जो आसानी से द्रवित नहीं होती, तथा दूसरे तरीके की गैस वो हैं जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं। तो जो गैसें आसानी से द्रवित नहीं होती उनको कहते हैं परमानेंट गैसें। तो परमानेंट गैसें कौन सी हैं? परमानेंट गैसेस ये हो गई तुम्हारी, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है आदि। और आसानी से द्रवित होने वाली गैसें कौन सी हैं? आसानी से द्रवित होने वाली गैसें ये हो गई अमोनिया है, HCl है, CO2 है। तो जो आसानी से द्रवित होने वाली गैसें हैं वो ठोसों पर अधिक मात्रा में अधिशोषित होती हैं, जबकि जो परमानेंट गैसें हैं वो कमरे के ताप पर ठोसों पर अधिशोषित नहीं होती। अब गैसों का जो आसानी से द्रवित होने वाली गैसों का अधिशोषण है वो इनके क्रांतिक ताप पर निर्भर करता है, जिसको हमने कक्षा 11 में अवस्थाओं में पढ़ा था, पदार्थ की अवस्थाओं में। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं T से, और इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर और हिंदी में कहते हैं क्रांतिक ताप। तो वास्तव में थोड़ा सा रेफरेंस लेंगे तो क्रांतिक ताप वो ताप है जिसके ऊपर अगर हम जाएं तो गैस के ऊपर कितना भी प्रेशर लगा दें वो द्रवित नहीं होगी। अतः जिन गैसों का क्रांतिक ताप ज्यादा होगा वो आसानी से द्रवित हो जाएंगी, और जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाएंगी वो ज्यादा अधिशोषण प्रदर्शित करेंगी। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि अधिशोषण दो प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण में वान डेर वाल्स बल बनते थे और रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध बनते हैं। तो जिन गैसों के ठोसों के ऊपर वान डेर वाल्स बल अधिक बनेंगे वो आसानी से द्रवित होने वाली गैसें होंगी और उनका अधिशोषण ज्यादा होगा, जबकि परमानेंट गैसें ये अधिशोषण आसानी से प्रदर्शित नहीं करेंगी। और रासायनिक अधिशोषण के लिए वान डेर वाल्स बल बनते नहीं हैं और रासायनिक बंध बनते हैं, तो गैसों की प्रकृति का रासायनिक अधिशोषण पर उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता जितना भौतिक अधिशोषण पर पड़ता है। अब दूसरा जो कारक है वो है अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक की प्रकृति nature of
एडजॉर्बेंट। अधिशोषक की प्रकृति। अब अधिशोषक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आसानी से द्रवित होने वाली गैसें एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर आसानी से अधिशोषित हो जाती हैं। जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं वो एक्टिवेटेड चारकोल यानी सक्रिय चारकोल के ऊपर आसानी से अधिशोषित हो जाती हैं। और उनमें हम कौन कौन सी गैसें लेंगे, जैसे अमोनिया है, CO2 है, HCl है इत्यादि। यानी जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाएंगी वो एक्टिवेटेड चारकोल पे आसानी से अधिशोषित हो जाएंगी। जो गैसें परमानेंट हैं, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनको हम जब अधिशोषित कराते हैं तो ये ट्रांजिशन मेटल के ऊपर आसानी से अधिशोषित हो जाती है। जो गैसें परमानेंट गैसें हैं वो ट्रांजिशन मेटल पे आसानी से अधिशोषित हो जाती हैं। तो अधिशोषक की प्रकृति पे भी अधिशोषण निर्भर करता है। तीसरा जो कारक है वो अधिशोषक का सरफेस एरिया है। अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल। सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। वास्तव में अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? इकाई द्रव्यमान के लिए उत्पन्न पृष्ठ क्षेत्रफल अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है। किसी भी अधिशोषक के लिए उसका द्रव्यमान अगर यूनिटी है, इकाई है, तो उसके द्वारा जितना पृष्ठ क्षेत्रफल गैसों के अधिशोषण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा वो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा तो गैसों के अधिशोषण की मात्रा बढ़ती जाएगी, और अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल यदि कम होगा तो गैसों के अधिशोषण की मात्रा कम होगी। इसीलिए जितने भी चूर्ण टाइप के अधिशोषक हैं, जैसे एक्टिवेटेड चारकोल है, उनमें अधिशोषण की मात्रा ज्यादा होती है। क्रिस्टल अधिशोषकों पे या ठोस अधिशोषकों पे अधिशोषण की मात्रा कम होती है। अब अगला जो कारक है वो है दाब। दाब का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है दाब का प्रभाव अध्ययन करने के लिए कि तापमान को कांस्टेंट या निश्चित होना चाहिए। तो हम लिख देते हैं यदि तापमान स्थिर है तो दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। यदि हम ताप को निश्चित कर दें, कांस्टेंट कर दें, स्थिर कर दें और हम अभिक्रिया के लिए दाब बढ़ाएं तो अधिशोषित होने वाली गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। अब हमने माना कि अधिशोषक का द्रव्यमान
अधिशोषक का द्रव्यमान m है तथा उस पर अधिशोषित होने वाली गैस का द्रव्यमान x है। हम मान के चल रहे हैं कि जिस अधिशोषक के ऊपर हम अधिशोषण करा रहे हैं उसका द्रव्यमान m है तथा जो गैस अधिशोषित हो रही है उसका द्रव्यमान x है। तब जो x बटे m का अनुपात होगा वो बराबर होगा अधिशोषण की मात्रा के। अधिशोषण की मात्रा के x बटे m का जो अनुपात होगा वो अधिशोषण की मात्रा के बराबर होगा। और इसको ज्ञात करने के लिए अब हम अध्ययन करेंगे अधिशोषण समतापी का। आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं रुका हूं जब तक 1 मिनट के लिए। अधिशोषण समतापी, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अधिशोषण समतापी यदि हम x बटे m तथा दाब के बीच में एक ग्राफ खींचें तो जो ग्राफ हमें प्राप्त होता है उसको अधिशोषण समतापी कहते हैं या एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। और ये ग्राफ केवल तब खींचेगा जब हम ये कहेंगे कि तापमान निश्चित है। तो हमने क्या कहा कि ताप निश्चित है। अब हमने एक ग्राफ बनाया और यहाँ पे ले लिया x y n और यहाँ पे ले लिया दाब। ये है दाब और ये है अधिशोषण की मात्रा। तो पहले हमने ताप को निश्चित कर दिया 0 केल्विन पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे यानी 273 केल्विन पे। तो हमें एक ग्राफ प्राप्त हुआ और वो ग्राफ ऐसा आया। ये ग्राफ आ गया 273 केल्विन पे और ग्राफ किसके लिए खींच रहे हैं? N2 के लिए। इसके बाद हमने ताप को कम किया और ग्राफ को फिर दोबारा खींचा। ताप को कम करने के बाद ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ हमारा यहाँ मिलेगा और ये हो जाएगा 244 केल्विन पे। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम ताप कम करते जाएंगे तो दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती जाएगी, यानी कम ताप पर और अधिक दाब पर अधिशोषण की मात्रा अधिक होगी। कम ताप पर और अधिक दाब पर अधिशोषण की मात्रा अधिक होगी और इसको कहेंगे हम समतापी। अब इसमें 273 केल्विन निश्चित रहेगा और इसमें 244 केल्विन निश्चित रहेगा। तो दोनों में अधिशोषण की मात्रा x y m से प्रदर्शित हो रही, तो इसमें मात्रा अधिक है और इसमें मात्रा कम है। और ये पूरा जो ग्राफ है इसको कहेंगे हम अधिशोषण समतापी। और इसको 2 प्रकार के ग्राफ हमारे कोर्स में है। पहला ग्राफ है फ्रॉन्डलिक समतापी और दूसरा ग्राफ है लैंगम्यूर समतापी। तो अपने सिलेबस या कोर्स के हिसाब से हमें फ्रॉन्डलिक समतापी का अध्ययन करना है
जबकि लैंगम्यूर समतापी का अध्ययन हम आगे और उच्च स्तरीय कक्षाओं में करेंगे। तो आज हम बात करते हैं फ्रॉन्डलिक समतापी की, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्रॉन्डलिक समतापी की। तो फ्रॉन्डलिक एक वैज्ञानिक हुआ। फ्रॉन्डलिक ने बताया कि यदि ताप स्थिर है तो अधिशोषण की मात्रा और दाब के बीच गणितीय रूप से एक व्यंजक स्थापित किया जा सकता है। व्यंजक स्थापित किया जा सकता है और व्यंजक है x/m = k p⁴ फ्रॉन्डलिक नामक वैज्ञानिक ने बताया कि अगर अधिशोषण के समय हम ताप को निश्चित कर दें और दाब बढ़ाएं तो x/m जो है अधिशोषण की मात्रा वो लगातार बढ़ती जाएगी और दाब तथा x/m के बीच में ये संबंध होगा, जहां x क्या हो गई, अधिशोषित गैस की मात्रा, m हो गया अधिशोषक का द्रव्यमान, k तथा p, k तथा 1/n स्थिरांक हो गए और k तथा 1/n की वैल्यू निर्भर करेगी गैस की प्रकृति पर और अधिशोषक की प्रकृति पर। अब फ्रॉन्डलिक ने जो चीज गणितीय रूप से बताई उसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसका ये ग्राफ बना। तो आप देखेंगे कि अगर स्थिर ताप पर x/m को ले लिया हमने y अक्ष में और दाब को ले लिया x अक्ष में, तो जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते जाएंगे अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा बढ़ती जाएगी और एक निश्चित दाब पर आकर ये कांस्टेंट हो जाएगी, यानी जितनी गैस अधिशोषित होगी उतनी ही गैस निकलती जाएगी। इसके आगे हम जितना दाब बढ़ाते जाएंगे अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे अधिशोषण की साम्यावस्था। और ये जो दाब हमने लगाया है वो कहलाएगा संतृप्त दाब या सैचुरेशन प्रेशर। अब इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। अब ग्राफ के इस वाले पोर्शन को हम देखेंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे दाब कम है वैसे वैसे ये लाइन सीधी है और स्लोपी है, और जब सीधी है तो और स्लोपी है तो हम ये कहेंगे कि x/m जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया p⁴ और ये हो जाएगा लो प्रेशर पर यानी कम दाब पर। और इसी को हम कह दें x/m = k p⁴ हो जाएगा और k हो गया कांस्टेंट। अब अगर हम यहाँ पे बात करें हाई प्रेशर पे, तो हाई प्रेशर पे जैसा मैंने बताया कि कितना भी दाब लगा दें सैचुरेशन पॉइंट के बाद तो x/m की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी x/m की वैल्यू दाब पर निर्भर नहीं करती। तब हम ये कहेंगे कि x/m जो होगा वो डायरेक्टली होगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा p⁴, x/m सीधे समानुपाती होगा p⁴ पे, और ये कंडीशन आएगी हाई प्रेशर पे यानी अधिक दाब पर। तब हम कहेंगे कि x/m समानुपाती हो जाएगा k p⁴ और k क्या हो जाएगा
कांस्टेंट है। अब इन बहुत अधिक और बहुत कम प्रेशर के बीच में एक इंटरमीडिएट प्रेशर हमने ले लिया, और उस इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए हम कहेंगे कि x/m जो होगा वो k इंटू पी की पावर 1/n होगा, और n का मान 0.1 से होगा 0.5 तक। n के 0.1 से लेके 0.5 तक के लिए ये ग्राफ वैलिड है, यानी सत्य है, और ग्राफ का ये रिलेशन है। अब हम इसका गणितीय रूप देखेंगे। x/m इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n। अगर हम दोनों तरफ का लॉग ले लें तो फिर हम कहेंगे लॉग लेने पर, तो हम कहेंगे लॉग x/m इज इक्वल टू लॉग k प्लस लॉग p की पावर 1/n। ये जो है वो फ्रॉन्डलिक का समीकरण है, जहां से हमें समतापी प्राप्त होगा और अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा और दाब के ऊपर क्या रिलेशन है ये हमें प्राप्त होगा। अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे ताप का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और इसको कहेंगे हम समदाबी। अधिशोषण समदाबी। यानी एडजॉर्प्शन आइसोबार। तो एडजॉर्प्शन आइसोबार या समदाबी पढ़ने के लिए हमने दो ग्राफ बना लिए। पहला ग्राफ जो है भौतिक अधिशोषण के लिए और दूसरा ग्राफ रासायनिक अधिशोषण के लिए है, और दोनों में हमने दाब को कर दिया कांस्टेंट, और अधिशोषण के ऊपर ताप का क्या प्रभाव है इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो भौतिक अधिशोषण के लिए आपको जैसे मैंने पहले के क्लास में बताया था कि जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे अधिशोषण की मात्रा कम होती जाएगी। लेकिन रासायनिक अधिशोषण इसके अलग है। रासायनिक अधिशोषण में अभिक्रिया को होने के लिए यानी रासायनिक बंध बनने के लिए सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए पहले ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, और जैसे ही सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है तो अधिशोषण की मात्रा कम होने लगती है। तो ये जो ग्राफ है वो रासायनिक अधिशोषण को प्रदर्शित करता है, और ये जो ग्राफ है वो भौतिक अधिशोषण को प्रदर्शित करता है। इसको नोट कर लेंगे बच्चे। अब हम बात करेंगे विलयनों में अधिशोषण की। विलयन में अधिशोषण
वास्तव में जब किसी भी विलयन को किसी भी ठोस की सतह पे से गुजारा जाता है तो विलयन में उपस्थित विलेय के ठोस कण अधिशोषक की सतह से चिपक जाते हैं और इसको कहते हैं हम विलयन में अधिशोषण। जैसे हम ये कहें कि कच्ची शक्कर का विलयन ले लिया हमने, कच्ची शक्कर, और कच्ची शक्कर कैसे रंग की होती है? काला रंग, और इसको प्रवाहित कर दिया हमने जंतु चारकोल पर से, एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल। तो कच्ची शक्कर के विलयन को अगर हमने जंतु चारकोल पे से प्रवाहित किया तो हमें रंगहीन शक्कर प्राप्त होती है, रंगहीन शक्कर। इसका मतलब ये होगा कि कच्ची शक्कर में उपस्थित कार्बन के जो परमाणु हैं या अणु हैं वो जंतु चारकोल के ऊपर अधिशोषित हो गए और हमें रंगहीन शक्कर प्राप्त हुई, और इस प्रकार के अधिशोषण को कहते हैं हम विलयन में अधिशोषण। वास्तव में विलयन में अधिशोषण विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, और जैसे ही हमने अभी पढ़ा था आइसोथर्म फ्रॉन्डलिक का, उसके हिसाब से हमने पहले पढ़ा कि x/m जो होगा वो k p की पावर 1/n होगा। ये हम पढ़ते थे गैस के लिए। ये जो हमने व्यंजक पढ़ा वो गैस के लिए पढ़ा। अब इसी व्यंजक को अगर विलयन के लिए हम प्रदर्शित करें तो हम कहेंगे x/m बराबर हो जाएगा k c की पावर 1/n, जहां c क्या हो जाएगी? सांद्रता। और अगर हम इसका लॉग ले लें, लॉग लेने पर तो हम कहेंगे कि log x/m इज इक्वल टू हो जाएगा log k प्लस log c की पावर 1/n। इसको हम कहेंगे विलयन के लिए समतापी। ये जो है वो गैस के लिए है और ये फ्रॉन्डलिक आइसोथर्म है विलयन के लिए। इसका लॉग लेंगे तो हमें ये समीकरण प्राप्त होगा जो विलयन के लिए समतापी कहलाएगा। अब हम अध्ययन करेंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है। तो वास्तव में हम ये कहें अधिशोषण की उपयोगिता, अधिशोषण की उपयोगिता। पहला तो हम कह देंगे शक्कर के शोधन में, शक्कर के शोधन में। दूसरा हम कह देंगे गैस मास्क बनाने में। तीसरा हम कह देंगे दवाइयां बनाने में। चौथा कह देंगे क्रोमेटोग्राफी में। और कई उपयोग हैं जिन्हें बच्चे अपनी किताबों से पढ़ लेंगे। तो इस भाग का अध्ययन यहीं समाप्त होता है। तो पृष्ठ रसायन में अधिशोषण का पूरा अध्ययन हमने कर लिया। अगली जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे विलयन की कोलाइडी अवस्था या पदार्थ की कोलाइडी अवस्था।